नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 5 पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं। पाठ 5 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। मतलब तंतु का मतलब हो गया रेशे। जो रेशे होते हैं उन्हें तंतु भी कहते हैं। ठीक, तो इसको कह सकते हैं क्या, रेशों से वस्त्र तक। तो इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, पादप रेशे। पादप रेशे क्या होता है? अब पादप रेशों में दो नाम दिए गए हैं, एक कपास और एक जूट। तो ये नाम आपने हो सकता है कहीं ना कहीं सुना हो, और अगर नहीं सुने हैं तो आगे इस पाठ में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा बिंदु, रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार। ठीक, तो किस प्रकार की भूमि पर इन इन रेशेदार पौधों का उत्पादन होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा बिंदु देखते हैं, तीसरा पॉइंट, सूती धागे की कताई, धागे से वस्त्र बुनाई और बंधाई। ठीक, सूती धागे की कताई कैसे होती है, धागे से बुनाई बंधाई वस्त्र, तो ये सब बिंदु क्या होते हैं, इन सब को जानेंगे हम। अगला बिंदु है वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय। ठीक, तो अब वस्त्र का जो इतिहास है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं पाठ को। चलिए, देखिए, वस्त्र तो पता ही होगा आप लोगों को। जो कपड़े हम पहनते हैं उन्हीं को वस्त्र कहा जाता है। कई प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ हल्के पारदर्शी होते हैं। कई रंग बिरंगे भी कपड़े पहनते हैं हम, लाल है, नीला है, हरा है, बहुत सारे रंग हैं। इन सबको मिला के भी कई रंग बनते हैं। तो रंग बिरंगे कपड़े हम पहनते हैं। ठीक, तो कपड़े क्या होते हैं ये हमको पता है। अब ये बताइए, कपड़े बनते कैसे हैं? आपने कभी ध्यान से देखा है कपड़े को? जब कपड़े को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? उसमें एक दो महीन महीन से धागे जैसे, कुछ ऐसे धागे से आपस आपस में धागे को मिला के कुछ बनाया रहता है ना। एक के ऊपर एक धागा ऐसे बीना हुआ होता है, ऐसा हमको दिखाई देता है ना कपड़े में जब हम ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, वो जो धागे हमको दिखते हैं कपड़े में वो क्या होते हैं, उनको धागा कहा जाता है। ठीक, वो धागे होते हैं। अब वो धागे कैसे बनते हैं? नहीं, अब ये हुआ कि अब धागे से तो कपड़ा बना, लेकिन धागा कैसे बना? तो धागा बना हमारा तंतु से। तंतु मतलब रेशों से। कई सारे बहुत महीन महीन रेशों को आपस में मिला के, उनको आपस में गूंथ कर या ऐंठ कर या लपेट कर उनको हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। कई सारे तंतुओं या रेशों को मिला के हम धागा बनाते हैं, और फिर उन धागों से हम आपस में कई सारे धागों को आपस में ऊपर नीचे करके बुनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर कहीं सुने होंगे या देखे होंगे, चारपाई की बुनाई। चारपाई की बुनाई होती है ना, जो खटिया होता है, खटिया बोलते हैं ना उसको, उसकी जो बुनाई होती है कैसे होती है, उसमें कई सारे ऐसे, एक रस्सी के नीचे से फिर दूसरी रस्सी के ऊपर से ऐसे कई सारी रस्सियाँ बुनी होती हैं। ऐसे ही लगभग कुछ हमारा जो कपड़ा होता है, ऐसे ही धागों से कई सारे धागों को मिला के बुना हुआ होता है। तब जाके धागों से बुना हुआ, जब बहुत सारे धागों से बुन दिया जाता है तो हमारा क्या तैयार होता है, कपड़ा। ठीक, तो कपड़ा जानते ही हैं हम। चलिए, अब बहुत प्रकार के कपड़े होते हैं, जो पहनते हैं वो कपड़ा है। चादर जो ओढ़ते हैं, जो चादर हम बिछाते हैं, जो स्वेटर है, स्वेटर भी एक तरह का कपड़ा ही है। ठीक, लेकिन वो गर्म कपड़ा है, या स्वेटर उसको कहते हैं हम। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए कपड़े की यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये चित्र है ना। कपड़े की जो दुकान होती है ऐसे ही होती है ना। ठीक, ये तो आप लोगों ने देखा होगा बाजार में, जब बाजार गए, कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसी दुकान होती है कपड़े की, जहाँ से लोग कपड़ा खरीदते हैं। चलिए,
आगे देखते हैं। अब हम ये जानते हैं इसमें कि पादप रेशे क्या होते हैं। देखिए, अब पादप हम किसको कहते हैं हम ये जानते हैं पहले। वस्त्र, चलिए पहले ये देखते हैं, यहाँ एक लाइन लिखी है। इस इकाई में हम लोग पादप रेशों से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, उनके प्राप्त स्रोतों तथा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे, पादप रेशे ये कहाँ से, इनका जो स्रोत है या सोर्स, स्रोत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोर्स कहते हैं। ठीक, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं और कैसे कैसे वस्त्र का फिर निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा क्या बिंदु, हमारा पहला बिंदु आता है यहाँ पे पादप रेशे। पादप रेशे में दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के पादप रेशे पाए जाते हैं, एक कपास व जूट। अब देखिए पादप किसको कहते हैं, ये ना लिखा ना पादप। देखिए अब ऐसे याद कर लीजिए आराम से, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ध्यान से सुनिए, आप लोग को याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। पादप, पादप में पहला अक्षर क्या है, पा। तो पा से पौधा भी होता है, पा से पेड़ भी होता है। ठीक, तो अगर कहीं पादप लिखा है और पूछे कि पादप रेशे किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा जो रेशे पौधे या पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं उनको पादप रेशे कहते हैं। पा से पौधा, पा से पेड़, पा से पादप। ठीक, तो पादप रेशे वो रेशे हैं जो पौधों से या पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें पादप रेशे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दो तरह के पौधों के बारे में पढ़ना है पादप रेशे में, कपास और जूट। चलिए अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं, चलिए हमने आपने विविध प्रकार के सूती, रेशमी, ऊनी, नायलॉन, पॉलिस्टर आदि वस्त्रों को देखा होगा। क्या होता है, दुकान पे हम देखते हैं या घर में हम, हमारे जब मम्मी पापा या कोई भी बात करता है, सूती कपड़े, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहते हैं सूती कपड़ा या रेशमी कपड़ा या सिल्क कपड़ा, ऐसे कहते हैं ना, या पॉलिस्टर का धागा, उसी पॉलिस्टर के धागे से हमारा पॉलिस्टर का कपड़ा बनता है। ठीक, ऐसा होता है ना, सुनते हैं हम। तो इन्हीं सब के जो रेशे होते हैं, सूती रेशा होता है, रेशमी रेशा होता है, या उन्हीं रेशों से फिर धागा बनता है, ऊनी रेशा होता है, नायलॉन रेशा होता है, पॉलिस्टर होता है। ठीक, तो उन्हीं सबको मिला के वस्त्र बनता है। अब देखिए इनमें से कुछ वस्त्र पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त रेशों से बने होते हैं और कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों से बने होते हैं। अब देखिए अभी हमने कहा पादप रेशे, तो पादप रेशे मतलब जो रेशे हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। तो कुछ रेशे हमको पौधे से प्राप्त होते हैं जैसे कपास या जूट, इन रेशों से भी हमारे कपड़े बनते हैं। अब कुछ रेशे यहाँ जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं जिनको हम जांतव रेशे कहते हैं। अभी हम आगे आगे बताएंगे। अभी हम सुन लीजिए कि जो बता रहे हैं, जंतुओं से भी जो रेशे प्राप्त होते हैं उनको हम जांतव रेशे कहते हैं। जैसे ऊन बनता है किसके, भेड़ के बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। ठीक, ये हमको पता है, हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है कि भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनता है। तो वो भी एक प्रकार का रेशा हुआ ना, उसी रेशे को मिला के हम ऊन बनाते हैं ना, एक तरह का ऊन वाला धागा बनाते हैं, फिर उसी से स्वेटर बनाते हैं। ठीक, तो जंतु से भी रेशे प्राप्त होते हैं और जंतु से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशे से बने होते हैं, यानी जो मानव है, मानव भी कुछ रेशों का निर्माण करता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके, कई रासायनिक प्रक्रियाएं करके कुछ रेशे बनाता है। उन रेशों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे। जैसे नायलॉन या पॉलिस्टर,
ये सब जो रेसे होते हैं, इन सब रेसों से या इन सब धागों से जो कपड़े बनते हैं उन्हें कृत्रिम रेसे या कृत्रिम कपड़े कह सकते हैं। कृत्रिम रेशों से बने कपड़े, ठीक ऐसा कह सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाने पौधे के किसी भाग से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। ठीक, जो रेशे हमें पौधों से प्राप्त हों वो पादप रेशे कहलाते हैं। अब वो रेशे हमको पौधे के किसी भी भाग से प्राप्त हो सकता है। किसी भी भाग से मतलब या तो वो पौधे के तने से मिल जाएगा, या तो वो बीज से मिल जाएगा, या पत्ती से मिल जाएगा, या फल से, या और पौधे के और किसी हिस्से से मिल जाएगा। ठीक, तो हमको ये किसी भी हिस्से से मिल सकता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे एक तालिका बनी हुई है। ठीक, एक टेबल है ना, तालिका। इस तालिका में रेशे का नाम दिया है, फिर वो रेशा किस पौधे से बना है या मिलता है, और फिर वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। चलिए तो अब तालिका देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है रुई। रुई किससे मिलता है, किस पौधे से? कपास से मिलता है। कपास के किस कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। अब देखते हैं जूट। जूट हमको किससे मिलता है? पटसन, या इसको सनई भी कहते हैं। कहा इस पेड़ पटसन पौधे के कौन से भाग से? तने से मिलता है या तनों से मिलता है। फ्लैक्स अलसी या तीसी कहते हैं। तीसी का पौधा होता है, ठीक। तो इस पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तने से मिलता है। नारियल जटा। नारियल तो पता ही होगा, जो नारियल हम मंदिरों में चढ़ाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद फोड़ने के बाद अंदर से सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, उसमें से पानी भी निकलता है। तो वो वाला जो नारियल होता है ना, उसके ऊपर जूट होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, दुकानदार पहले उसको निकालता है, फिर उसके अंदर से गोल गोल सा नारियल निकलता है। हम्म? तो वही नारियल जटा है, उसी को नारियल जटा कहते हैं। तो कौन सा पौधा होता है? नारियल पौधे का ही नाम होता है। कहते हैं ना नारियल का पेड़, उसी पे तो नारियल लटकता है, मतलब मिलता है। चलिए, तो नारियल जटा कैसे मिलता है? फलों से प्राप्त होता है। ठीक, नारियल के जो फल होते हैं उनके ऊपर जो खोल होती है, उसी से हमको प्राप्त होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। अभी ऊपर हमने बताया ही बात। जैसे ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशम और भेड़ के बालों से जो ऊन प्राप्त होता है उसको जांतव रेशे कहते हैं हम। इसके अतिरिक्त कुछ रेशे या कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है। इन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। अब देख लीजिए, इसको संश्लेषित रेशे भी कहते हैं, कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, और मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। ठीक, इतनी ये जो संश्लेषित रेशे हैं इनको 3 नाम से हम जानते हैं। ठीक, कौन कौन से नाम से? इनको हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, संश्लेषित रेशे भी कहते हैं, और मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान, ये सब क्या हैं? संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है, सूती कपड़े का चित्र बना के दिया है। एक सूती कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए और उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा? कुछ महीन महीन से धागे दिखेंगे, छोटे पतले पतले से कई सारे धागे दिखेंगे। तो कई सारे धागों से मिलके हमारा एक कपड़ा बनता है। चलिए
अब ये आप घर पे एक कपड़ा, छोटा सा टुकड़ा या कोई भी कपड़ा होगा, उसको ध्यान से देख के देखिएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारे रेसे हैं। तो उन जो बहुत सारे धागे होते हैं, बहुत सारे धागों से मिलके हमारा कपड़ा बनता है। ठीक। अब उस किसी कपड़े से या किसी भी धागे से एक धागे का छोटा टुकड़ा लेंगे और छोटा टुकड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उस धागे में अगल बगल कुछ ना कुछ रेसे निकले होते हैं। छोटे छोटे रेसे हल्के हल्के से दिखाई पड़ते हैं, तो उन्हें तंतु कहते हैं या रेसे कहते हैं। उन्हीं तंतुओं, कई सारे तंतुओं को मिला के तब धागा बनता है। तो ये आप घर पे एक कपड़ों के जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सब दिखाई पड़ेगा। तो ये क्रियाकलाप दिया था, वो क्रियाकलाप मैंने आप बता दिया है कैसे क्या करेंगे। आप कपड़ा लेंगे, कपड़े को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कई सारे धागे दिखाई देंगे। अब उनमें से आप एक धागा निकाल लीजिए, या घर में अगर आपके कोई रील रखा है, धागे का रील रखा है किसी भी रंग का, उसमें से थोड़ा सा धागा निकाल के आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें धागे के साथ साथ उन धागों में महीन महीन से रेसे भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक। चलिए, अब इसमें ये देखिए यहाँ पे एक मुख्य चीज़ दी है। सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता है? तंतु या रेसे। ठीक। सबसे पहले हमारे पास जब रेसा होगा तभी हम क्या बना पाएंगे? धागा बना पाएंगे। और जब हमको धागा मिल जाएगा तो धागे से हम क्या बना लेंगे? कपड़ा बना लेंगे। और जब हमको कपड़ा मिल जाएगा तो हम कपड़े को वस्त्र का स्वरूप दे सकते हैं। ठीक। क्या होता है, हम जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमको जब नया ड्रेस सिलाना होता है तो क्या करते हैं? कपड़ा खरीदते हैं और फिर दर्जी के पास जाके उसको दे देते हैं कि हमारे नाप का कपड़ा सिल दो। तो दर्जी हमारा नाप लेता है और जो कपड़ा हम उसको देते हैं वो उसी नाप का सिल के हमको दे देता है। ठीक। तो जो सिला सलाया वस्त्र हमको मिलता है उसको वस्त्र कहते हैं, उसको हम कपड़ा नहीं कहेंगे, उसको वस्त्र कहेंगे। कपड़ा क्या होता है? जो एकदम साधारण होता है, सिंपल, हम दुकान से खरीदते हैं और उसके बाद उसको हम दर्जी को देते हैं सिलने के लिए। तो सबसे पहला बिन स्टेप क्या होता है? रेसे या तंतु। फिर कई सारे रेसे और तंतु मिलके धागा बनाते हैं। फिर कई सारे धागे मिलके कपड़ा बनाते हैं और फिर उन्हीं कपड़ों से हम वस्त्र बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमिका प्रकार। चलिए, अब रेशेदार पौधे में सबसे पहले कपास के लिए किस प्रकार की भूमि की ज़रूरत होती है और इनका जो ये कपास का पौधा होता है इसको हम कैसे उगाते हैं, ये सब इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। कपास या रुई, इसको क्या रुई का पौधा भी कहते हैं। यह एक पादप रेशा है जिसे कपास के बीज को हम क्या कहते हैं? बिनौलों। इसको बिनौले भी कहते हैं या बिनौलों। ठीक। तो कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है, यानी हमारे भारत में कपास का जो उत्पादन है वो अच्छी मात्रा में होता है। कहाँ कहाँ होता है हमारे देश में? भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता होती है। अब देखिए इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा जलवायु चाहिए, क्या तापमान चाहिए, इसके बारे में बता रहा है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु। किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। किस प्रकार की जलवायु चाहिए? उष्ण जलवायु चाहिए, जहाँ पे तापमान हमारा कितना रहे? लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो। यानी 1, 2 और ये 3, ये तीनों चीज़ें जब लगभग इतनी रहती हैं तो वो जगह कपास की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। ठीक। अब देखिए क्या कारण है कि ये चीज़ें होंगी तो ये उपयुक्त होगा। देखिए, काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है।
इसलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। काली मिट्टी में क्या होता है, वो कम वर्षा में भी अपने अंदर नमी बनाए रखती है, जो कि कपास के पौधों को नमी चाहिए, इसलिए जब नमी उसको काली मिट्टी में मिल जाती है, इसीलिए वो काली मिट्टी में अधिक मात्रा में पैदा होता है। यानी जहाँ अगर काली मिट्टी मौजूद है वहाँ कम वर्षा भी हो रही है या सामान्य वर्षा हो रही है, तो वहाँ भी हम कपास की खेती कर सकते हैं। लेकिन हमको काली मिट्टी चाहिए, क्योंकि ये उस तभी कम वर्षा में ये हो पाएगा, वरना और किसी मिट्टी में करेंगे तो हमको उसके लिए सिंचाई करनी पड़ेगी। जहाँ अगर वर्षा कम होने लगी या सामान्य मात्रा में भी होगी, तो भी हमको अधिक मात्रा में सिंचाई करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कपास का रेशा निकलता कैसे है। कपास के बीज बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है तथा फूलों से भर जाती है। हफ्ते भर में फूल के दलपुंज गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। फल के अंदर कपास के 3-4 बीज स्थित होते हैं। प्रत्येक बिनौले की सतह से अनेकानेक सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं। अब देखिए क्या होता है, बसंत ऋतु में हम इसका बीज बो देते हैं, उसके 2 माह बाद यानी 2 महीने बाद कपास की झाड़ी जो होती है हमारी, ये झाड़ी जो होती है ऐसे तैयार हो जाती है। ठीक, फिर वो झाड़ी क्या होती है, उसमें फूल लगते हैं। फूल लगते हैं, वो फूल फिर कुछ दिन में जो फूलों का गुच्छा होता है, दलपुंज कहते हैं। ये देखिए, जो इसी को दलपुंज कहते हैं। ठीक, दलपुंज जो होते हैं वो गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। फिर ये नींबू के आकार के हर उसमें जो फल होते हैं वो बच जाते हैं। अब प्रत्येक उसमें जो फल होता है उसके अंदर 3-4 बीज पाए जाते हैं। ठीक, 3-4 बीज होते हैं और प्रत्येक बीज की सतह पर अनेक मतलब अनेकानेक मतलब बहुत सारे सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं। ये देखिए, ये रेशे ऐसे निकलते हैं इसमें। ठीक, अब देखिए, पूर्ण परिपक्व फल के फटने पर अधिकाधिक कपास तंतु या रेशे से ढके बिनौले दिखाई देने लगते हैं। इन्हें कपास गोलक कहते हैं। ठीक, इन्हीं को क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, रेशे, कपास के रेशे मिल गए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब रेशा तो मिल गया उसके बाद क्या होगा, देखिए आगे। अब देखिए, साधारणतः इन कपास गोलकों के कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी हाथ से इनको हम प्राप्त करते हैं, तोड़ के निकालते हैं। इस प्रकार कपास के गोलकों से से कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। गद्दा, तकिया, रजाई में रुई भरा जाता है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। तो कपास का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये भी बताया गया है। कहाँ कहाँ होता है, कपास से रुई बनती है, फिर रुई से क्या बनता है, सूती कपड़े बनते हैं, चादर बनते हैं, पर्दे बनते हैं। गद्दा, तकिया, रजाई में क्या होता है, रुई को भरा जाता है, जिससे हम ठंडी में अपने शरीर को गर्म रखते हैं रजाई और गद्दे से। तकिया हमें सोने में आराम देता है। कपास से हम जो कपास होता है उससे हम कई प्रकार के कागज़ भी बनाते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है, कुछ और भी जानें। कपास के बीज से तेल भी निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इसे पशुओं
इससे पशुओं के दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक, तो कपास का जो बीज होता है वो फायदेमंद होता है पशुओं के लिए भी, और उससे तेल भी निकलता है। चलिए अब यहाँ देखिए, एक है बीटी कपास। ये कपास का एक प्रकार है। पिछले 3 दशकों में विज्ञान की आधुनिक तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसे बीटी कपास कहते हैं। इस कपास के पौधों में सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। देसी कपास की तुलना में इनमें न केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती है, परंतु इसकी गुणवत्ता भी अधिक होती है। भारत में पिछले लगभग 15 वर्षों से कई राज्यों में बीटी कपास की खेती हो रही है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश मुख्य हैं। ठीक, तो बीटी कपास कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ पैदा हो रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पिछले 15 सालों से लगभग बीटी कपास का उत्पादन बढ़ रहा है। चलिए अब अगला पादप रेशा पढ़ेंगे, जूट या पटसन या सनई। देखिए, जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती प्रमुखतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। यानी कछार की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। लगभग 3 माह बाद इनमें या इसमें पीले रंग की फूल दिखाई देने लगते हैं। सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं और उससे जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। तो क्या करते हैं, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। इसका जो बीज बोते हैं वो वर्षा ऋतु में बोते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। लगभग 3 माह बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। यानी बोने के 3 माह बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देने लगते हैं। अब पटसन का जो पौधा होता है उसको जब उसमें फूल लगने लगते हैं तभी उसको काट लिया जाता है, क्योंकि अगर उसको हम बहुत देर में काटेंगे तो वो पौधा एकदम टाइट हो जाता है, एकदम कड़ा हो जाता है, उसका जो तना होता है एकदम दृढ़ हो जाता है। तो दृढ़ तने से हम वो जो पटसन जूट के रेशे होते हैं वो नहीं निकाल पाएंगे, अच्छे जूट के रेशे नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जब उनमें लचीलापन होता है तभी हम उन पटसन के पौधों को या जूट के पौधों को काट लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया है ना, ये पटसन का पौधा है। देखिए आगे देखते हैं। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडल में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिन के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं, क्योंकि पानी में डुबो कर रखते हैं तो जो पौधे के जो मुलायम भाग होते हैं वो गल जाते हैं। पानी क्या करता है, किसी भी चीज़ को गला देता है। और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। ठीक, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया ये गलाने का काम करते हैं और वो पौधे को मुलायम कर देते हैं। पटसन का जो पौधा होता है पानी में डुबाए रखने पे मुलायम हो जाता है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। ठीक, इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पटसन की रेटिंग। अब आगे क्या होता है, गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त जूट तंतु 6 से 8 फीट लंबे
हल्के पीले रंग के चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में कुछ अधिक मजबूत होते हैं। यानी जो जूट के रेशे होते हैं वो कपास के रेशों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट, पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। अब स्कूलों में आपने देखा होगा ना, टाट पट्टी बिछा के बैठते हैं बच्चे, या बोरी देखी होगी आपने। तो ये सब जो होते हैं क्या, जूट से बने होते हैं। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्रियां भी मिलती हैं। आजकल जूट से सजावट की सामग्रियां भी बन रही हैं। अब देखिए, देखते हैं कताई क्या होता है। सूती धागे की कताई, अगला बिंदु पढ़ेंगे हम, सूती धागे की कताई। देखिए, वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, अब रेशा तो हमको प्राप्त हो गया, कपास और जूट से हमने कई कुछ क्रियाएं करके, कुछ प्रक्रिया को पूरा करके, स्टेप्स को पूरा करके हमने रेशों को या तंतुओं को प्राप्त कर लिया। अब उनको हम धागों में परिवर्तित करेंगे। इस प्रक्रिया को समझने के लिए स्वयं धागा बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब धागा बनाने का प्रयास जो होता है वो हम आपको बता दें। दिवाली में आप लोगों ने देखा होगा कि दिया जलाने के लिए क्या करते हैं, रुई लेते हैं, रुई को थोड़ा सा खींच खींच के लंबा करते हैं। देखा होगा, जो आपके घरों में माता जी लोग रहती हैं या जो बड़े लोग रहते हैं, वो क्या करती हैं, दिया जलाने के लिए बाती बनाती है ना। क्या बोलते, बाती बोलते हैं ना उसको। दिया जलाने के लिए दिए में जो रुई की बाती पड़ती है उसको बाती कहते हैं ना। कैसे बनता है, रुई लेते हैं, रुई को खींच के थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। जैसे ये देखिए चित्र में यहाँ दिखाया गया ना, ये ऐसे खींच के पकड़ के लंबा कर रहा है। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, दोनों ओर से, एक ओर से पकड़ लीजिए और दोनों ओर से बराबर ऐंठिए या हाथ में लेके ऐसे रगड़ देते हैं। जैसे घर में देखा होगा आपने बाती कैसे बनाते हैं रुई से, ठीक। तो ऐसे ही खूब महीन सा रुई लीजिए और उसको ऐसे ही खूब ऐंठ दीजिए, ठीक। तो जब ऐंठ देंगे तो वो क्या, एक धागे जैसा बन जाएगा, ठीक। तो यही होता है, रेशों से धागा ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक। बस और तरीके होते हैं कि लोग मशीनों से बनाते हैं, या फिर जो चरखा, सुना होगा जो गांधी जी चरखा चलाते थे, वो चरखा भी क्या होता है, रेशों से धागा बनाने का काम करता है। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, रेशों को ऐंठते क्यों हैं, धागा बनाने के लिए, ताकि जो रेशे हैं आपस में मिल के और मजबूत हो जाएं। देखिए, देखिए, ऐंठने से रेशे तंतु की मजबूती बढ़ जाती है। यानी रेशों को जब ऐंठा जाता है तो जो तंतु या जो धागा होता है उसकी मजबूती बढ़ जाती है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे, रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। यानी कई सारे रेशों को एक साथ मिला के ऐंठने पे जो चीज़ बनती है उसी को धागा कहते हैं और इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक। यानी धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, यही है, ये चरखा है। देखा होगा ना, गांधी जी चलाते थे ये चरखा। तो इस चरखे से भी क्या होता है, धागा बनाते हैं। चलिए, कताई के लिए एक सरल युक्ति, हस्त तकुआ, क्या कहते हैं, हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। वृहद पैमाने पर धागों की कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों को रील पर लपेटा जाता है। चलिए, अब कुछ और भी जानते हैं। हाँ, क्या होता है, ये देखिए, ये होता है तकली। ये तकली है ना, देखिए ये चित्र बना है तकली का, ये तकली है, ठीक। ऐसे होता है, उसमें धागा लगा के ऐसे घुमाते रहते हैं, बस वो धागा लपेटता जाता है, ऐंठता जाता है।
और चरखा भी ऐसे चरखा घुमाते जाते हैं तो वो धागा कई सारे रेसे आपस में मिलके ऐंठते जाते हैं और धागा तैयार होता रहता है। और उसको जब धागा बन जाता है तो उसको रील में लपेटा जाता है। ठीक, चलिए कुछ और भी जाने। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया तथा चरखा द्वारा हाथों के कते धागों से बुने वस्त्रों का उपयोग करके इसे लोकप्रियता प्रदान किया था। इस प्रकार चरखे से बुने वस्त्रों को खादी नाम दिया गया। ठीक, चरखों से जो वस्त्र बनाए गए थे, चरखों से धागे बनाए गए, उनसे जो वस्त्र बनाए गए, यानी उन धागों से कपड़ा बनाया गया, फिर उनसे जो वस्त्र बनाए गए उन्हें खादी का नाम दिया गया। इसी आज के समय में खादी वस्त्रालय के नाम से जो जहाँ पे खादी वस्त्र मिलते हैं उनको खादी वस्त्रालय कहा जाता है। यानी जहाँ खादी वस्त्र मिलते हैं उसकी दुकान। चला अगला बिंदु देखते हैं। अगला क्या, धागे से वस्त्र। अब क्या आया, रेसे से धागा बन गया, अब धागे से वस्त्र, यानी धागे से कपड़ा बनेगा फिर वस्त्र बनेगा। चलिए, धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, उनमें प्रमुख बुनाई और बंधाई है। चलिए देखते हैं बुनाई क्या है। मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा तथा चटाई को ध्यान से देखिए। ठीक, जो बोरी वोरी है, टाट पट्टी है, चटाई है, ये सब जब देखते हैं तो क्या होता है, इसमें दिखता है हमको कि जो कई सारे धागे एक के ऊपर एक के नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे ऐसे बुने होते हैं। और ऐसे कई सारे धागों को बुनकर हम क्या कपड़ा तैयार करते हैं। ऐसे ही तो बनता है। देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे। अब जब कोई पुराना कपड़ा हो, बेकार कपड़ा, उसको हल्का सा काटिए, काट के कैंची से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कई सारे रेसे उसमें निकलते रहते हैं। और वो रेसे कैसे बुने होते हैं, जैसे देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि चारपाई की बुनाई होती है ना, जो चपटी वाली रस्सी होती है, ठीक, उससे जब पट्टी से जब बुनाई होती है, वो भी देखा होगा आपने। खटिए को, जो चारपाई होती है खटिया, उसको ध्यान से देखिए कैसे उसकी रस्सी बुनी हुई होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे करके बुनी होती है ना। तो वैसे ही कपड़े भी बुने होते हैं। ठीक, देखिए, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई क्या होता है, धागों के दो सेटों माने दो धागे हैं, उसको आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। यानी व्यवस्थित ढंग से अगर हम धागों की बुनाई करें तो वो बुनाई कहलाता है, जिससे कपड़ा तैयार हो। गांव में सूती वस्त्र की बुनाई हथकरघा या हैंडलूम, हथकरघा या हैंडलूम, हैंडलूम बोलते हैं हथकरघा को, की सहायता से की जाती है। जबकि औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई विद्युत प्रचलित करघों या पावर हैंडलूम बोलते हैं द्वारा की जाती है, यानी मशीनों से की जाती है। और जो घर पे करते हैं, गांव में करते हैं, वो हथकरघा से करते हैं। अब बंधाई क्या होती है, आपने देखा होगा घर में या किसी को स्वेटर बुनते। अब ये स्वेटर बुनने की जो क्रिया है इसी को कहते हैं बंधाई। इसमें क्या होता है, धागे को आपस में तलाई की सहायता से बांधा जाता है। देखिए, एक धागा खींचने पर क्या होता है, जैसे स्वेटर होता है, स्वेटर में अगर एक धागा हम काट के खींचने लगे तो क्या होता है, स्वेटर खुल जाता है, पूरा धीरे धीरे खुलने लगता है ना, उधड़ने लगता है। तो एक धागा खींचने पर पूरा वस्त्र उधड़ जाता है। इस प्रकार एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। अब देखिए, बंधाई और बुनाई में अंतर क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा है धागों के दो सेट,
को आपस में व्यवस्थित करके, यानी दो, यहाँ पे धागों के दो सेट हैं, दो धागे हैं या दो से अधिक धागे होंगे, उनसे जो वस्त्र बनेगा उसे बुनाई कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, एकल धागे यानी एक धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। ठीक, तो अगर कोई पूछता है बुनाई और बंधाई में अंतर क्या है, तो हम बता देंगे। बुनाई में दो या दो से अधिक धागों का इस्तेमाल होता है वस्त्र बनाने के लिए, लेकिन बंधाई में एक ही धागे का इस्तेमाल होता है वस्त्र बनाने के लिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये काम मशीनों से भी होता है और हाथों से भी होता है, दोनों काम। बुनाई भी मशीनों और हाथों से होता है और बंधाई भी मशीनों और हाथों से होता है। चलिए अब आप, बुनाई और बंधाई हो गया, आगे देखते हैं। परिचय, वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय, यानी जो वस्त्र है इसका इतिहास क्या है और वर्तमान में ये कैसा है। वर्तमान में तो हम लोग देख ही रहे हैं, इतिहास में कैसे इसका इस्तेमाल हो शुरू हुआ वो देखते हैं। देखिए, आपने वस्त्रों की आवश्यकता के बारे में जाना। ठीक, वस्त्र की आवश्यकता तो पता ही है, बहुत सारे काम आते हैं। रेशों से, धागों से ये सारे वस्त्र, रजाई गद्दा सब ऐसे ही तो बनते हैं और सारे हमारे काम के होते हैं। कपड़ा होता है जो हम पहनते हैं वो भी हमारे काम का ही होता है। अब देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि प्राचीन काल में, आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे। तो देखते हैं प्राचीन काल में कैसे होता था। प्रारंभिक मानव गुफाओं में या उष्ण क्षेत्रों में रहते थे। वहाँ का मौसम गर्म था, अतः उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं हुई। गर्म मौसम था इसलिए कपड़ों की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन विकास के क्रम में आग की खोज के बाद मानव ने विभिन्न वास स्थानों जैसे ध्रुवीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय या ठंडे क्षेत्रों में बसना प्रारंभ किया। अब जब आग की खोज हो गई, मानव ने आग की खोज की, फिर क्या हुआ, फिर वो कई सारे जगहों पर रहने के लिए चला गया। ध्रुवीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में या ठंडे क्षेत्रों में भी चला गया। ठीक, फिर वहाँ क्या हुआ, जब कई जगह पे चला गया तो फिर क्या हुआ, अब ठंडे क्षेत्रों में गया तो क्या हुआ, उसको ठंडी लगने लगी। अब ठंडी लग रही है तो उसके लिए वो क्या किया, उसने जंतुओं के जो खाल होते हैं वो पहनना शुरू किया। ठीक, अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या हुआ, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पेड़ों के छाल होते थे वो सब पहनना शुरू किया। ठीक, देखिए, वह पेड़ों की पत्तियों, छाल या जंतुओं की खाल का प्रयोग शरीर को गर्म रखने के लिए करने लगा। फिर कालांतर यानी समय का चक्र जब आगे बढ़ा, समय बदला, तो कालांतर में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू किया। फिर मानव ने खेती करना शुरू किया। तब उसने घास और पतली पतली टहनियों को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना शुरू किया या सीखा। ठीक, जब कृषि कार्य शुरू किया फिर उसने घासों और पत्तियों को बून कर चटाई वटाई बनाना शुरू किया। पेड़ों की लताओं तथा जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाना शुरू किया। फिर क्या किया, जानवरों से उनके जो बाल होते थे उनको निकाला, फिर उसको ऐंठ कर, जैसे होता ना, रुई को ऐंठ करके हम धागा बना सकते हैं, तो वैसे ही वो बालों को ऐंठ ऐंठ करके धागा बनाना शुरू किया। जब लंबी लंबी लड़ी बनाना जान गए, उसके बाद उन्होंने उन लड़ियों से वस्त्र बनाना शुरू किया। फिर ये देखिए, फिर भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। ऊपर छूट गया क्या, हाँ, ये लड़ियाँ बनाना शुरू किया। देखिए, भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। अफ्रीका के नील नदी के किनारे फ्लैक्स की खेती होने के कारण वहाँ रहने वाले लोग वस्त्रों को बनाने के लिए इसी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे। यानी फ्लैक्स की खेती अफ्रीकी क्षेत्रों में या नील नदी के किनारे होती थी।
कटाई व सिलाई का ज्ञान न होने के कारण मानव अपने शरीर को वस्त्र से विभिन्न ढंग से ढक लेता था। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ मानव ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किया। इस प्रकार सिले कपड़ों में भी बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। क्या आपने ध्यान दिया है कि भारत में अब भी कुछ ऐसे परिधान हैं जिनका उपयोग बिना सिलाई के किया जाता है, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी आदि। क्या होता है, धोती होती क्या होता है, सिलाई नहीं होती ना इनकी। देखो, शर्ट हम बनवाते हैं तो उसको दर्जी को देते हैं सिलने के लिए, पैंट बनवाते हैं या स्कर्ट बनवाते हैं तो ये सब क्या होता है, इनकी सिलाई करनी पड़ती है तभी ये तैयार होते हैं। लेकिन धोती धोती जैसे हम दुकान से खरीद के लाते हैं वैसे ही हम उसको पहन सकते हैं। साड़ी भी वैसे है, जैसे दुकान से खरीद के लाते हैं वैसे ही उसको पहन सकते हैं लपेट कर। ठीक, तो ये ऐसे परिधान हैं जिनको सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर परिधान के प्रकार, पहनने के ढंग से विभिन्न संस्कृतियों की पहचान होती है। आधुनिक वैश्वीकरण के दौर में वस्त्रों के संदर्भ में सभी संस्कृतियों का आपस में मिलन होने लगा है। चलिए, अब इस पाठ में हमने सीखा, देखते हैं हमने सीखा इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पहला बिंदु देखते हैं, वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं या रेशों से बनाया जाता है। अगला देखते हैं, कपास पौधे के बीज से तथा पटसन के तने से क्रमशः रुई तथा जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अब ये भी याद कर लीजिए, पादप रेशों को प्राकृतिक रेशे भी कहते हैं या पौधे से प्राप्त करने वाले रेशे भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, रेशे तंतुओं की कताई के पश्चात धागा बनता है। ठीक, रेशों की जब कताई होती है तो उसके पश्चात क्या बनता है, धागा बनता है। कई रेशे को ऐंठ कर मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। ठीक, धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। ठीक, वस्त्र बनाने के लिए क्या करते हैं, धागों की बुनाई करते हैं या बंधाई करते हैं। धागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक, एकल धागे से बने वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं, जैसे सलाई से स्वेटर बुनना। कपास गोलकों से रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है। ठीक, कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशों को ढीला करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब देखिए, इस पाठ में आप लोगों का अभ्यास प्रश्न आ गया। पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और उसी पाठ में जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, अगर जितना मैंने पढ़ाया अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये पाठ का अभ्यास प्रश्न आप लोग बड़े आराम से हल कर लेंगे। आप ध्यान से पढ़ के करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। ये अभ्यास प्रश्न आप देख लीजिए और इसको हल करने का प्रयास जरूर करिएगा। आप लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर हल होगा। ठीक, ये हो गया आप लोग का अभ्यास प्रश्न। अब ये पाठ आप लोग का ख़त्म हो गया है। अगला पाठ अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।